हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव आज आपकी क्लास 9 का अतीत का पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम कक्षा 9 में फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका असर न केवल फ्रांस पे बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा। आप सोचेंगे कि किसी देश में होने वाली क्रांति का पूरे विश्व पे कैसे असर पड़ा, तो इस क्रांति से ही कई विचारों का उदय हुआ, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और बाद में धीरे धीरे बहुत सारे देशों ने इसे अपना लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान में भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बातें लिखी हुई हैं, जिसकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और बताना चाहूँगी कि जब आप पढ़ते हैं तो लिखा होता है फ्रांसीसी क्रांति, तो क्रांति किसे कहते हैं पहले मैं वो बताना चाहूँगी। तो किसी भी देश में जब कोई शासन व्यवस्था होती है, जनता उसे हटाकर कोई दूसरी व्यवस्था लाती है किसी भी मजबूरी में या परेशानी में, तो उसे क्रांति कहते हैं। लोग मिलकर शासन व्यवस्था का विरोध करते हैं, उस शासन व्यवस्था के बदले दूसरी शासन व्यवस्था को लाते हैं, तो उसे क्रांति कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा। वैसे भी हम अतीत पढ़ रहे हैं, तो हम चलते हैं 1774 में। कब की बात कर रही हूँ मैं? 1774, जब फ्रांस में बूर्बो राजवंश का शासन था। कौन से राजवंश का? बूर्बो राजवंश। और वहाँ का राजकुमार था लुई 16। क्या नाम था? लुई 16वां हिंदी में। तो लुई 16वां वहाँ पर राजगद्दी पर केवल 20 वर्ष की आयु में बैठा, और लुई 16वां की शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोइनेट से हुई थी। जब लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा तो उस समय फ्रांस की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। राजकोष खाली था। अब आप सोचोगे राजकोष क्या होता है? राजकोष हर देश में जो सरकार होती है या जो राजा होता है, वो देश चलाने के लिए जो पैसा होता है उसे क्या कहते हैं? राजकोष। तो जब लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा, राजकोष खाली था। इसके अतिरिक्त जो लुई 16वां था वो बहुत ही भोग विलास में, ऐशो आराम में जीवन व्यतीत करने वाला राजा था। और उस समय ऐसा हुआ कि फ्रांस की जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि फ्रांस में राजकोष खाली था, वो युद्ध भी लड़ रहा था, और साथ ही वहाँ पे शान शौकत में राजकुमार यानी कि लुई 16 बहुत सारे पैसे भी उड़ा रहा था। इसके साथ साथ लुई 16 ने अमेरिका देश की 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने में अमेरिका की मदद की, यानी उसने अमेरिका के साथ युद्ध लड़ा और उसके 13 राज्यों को, सॉरी देश नहीं राज्य, 13 राज्यों को आज़ाद कराया। और इस कारण से उस पर 10 अरब लिब्रे का अतिरिक्त कर हो गया। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा कर। जब भी कोई भी देश युद्ध लड़ता है तो पैसे खर्च होते हैं, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए फ्रांस ने कर्जा लिया, और वो कर्जा कितने था? 13 अरब लिब्रे। अब आप सोचोगे लिब्रे क्या होता है? जैसे हमारे देश में पैसे को, पूंजी को क्या कहते हैं? रुपए। वैसे ही फ्रांस में पैसे को क्या कहते हैं? लिब्रे। क्या कहते हैं? लिब्रे। और इस 10 अरब लिब्रे से पहले ही वहाँ पर, क्योंकि खजाना खाली था, तो वहाँ पर 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से ही फ्रांस के ऊपर था। इसके साथ साथ एक और परेशानी आ गई कि जिन लोगों ने फ्रांस को कर्जा दे रखा था, उन लोगों ने और अधिक ब्याज की मांग कर दी, और ब्याज 10% बढ़ा दिया। कितने प्रतिशत? 10%। तो राजा की हालत और ख़राब होनी तो लाजमी बात है। इसके साथ साथ हुआ क्या कि राजा को ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ और भी खर्चे। कैसे खर्चे?
सेना को पैसे देने, सेना को वेतन देना, राज दरबार में जो लोग काम करते हैं उनको वेतन देना, विश्वविद्यालयों को चलाना और कार्यालयों को चलाना, इन सब के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी। यानी कि खर्चा, रुपया और कमाई चवन्नी, ये हालत से कौन गुजर रहा था? फ्रांसीसी समाज। लेकिन इसके साथ साथ ही राजा के पास सिर्फ एक ही तरीका था इन सब से कुछ हद तक उबरने का, कि टैक्स बढ़ा दिए जाए। क्या बढ़ा दिए जाए? टैक्स बढ़ा दिए जाए। तो जब राजा ने वहाँ टैक्स बढ़ाए तो सामाजिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ा? तो अच्छा पड़ा या बेकार? इसके लिए हमें समझना होगा कि जो फ्रांसीसी समाज था वो किन भागों में विभाजित था। तो यहाँ पर फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3, जिसे हम स्टेट कहते हैं। कितने स्टेट? 3 स्टेट। उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि जैसे हमारा समाज, हमारी सामाजिक व्यवस्था 4 वर्णों में आधारित है और यहाँ पे जाति के आधार पर भेदभाव होता था। उसी तरह से फ्रांस की जो व्यवस्था थी वो सामंतवादी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था? सामंतवादी व्यवस्था। और वहाँ पर 3 स्टेट थे। कौन कौन से? प्रथम स्टेट में पादरी मतलब जो चर्च में रहते हैं, जैसे कि मंदिर में पुजारी रहते हैं, मस्जिद में मौलवी रहते हैं और चर्च में पादरी रहते हैं। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, कुलीन मतलब अमीर, यहाँ पे कुलीन का मतलब अमीर लोग हैं। और तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, वकील, सरकारी कर्मचारी, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, ये सारे किस में आते हैं? तृतीय स्टेट में आते हैं। यानी कि फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। इसके साथ ही वहाँ पर व्यवस्था कैसी थी? सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी। कुल आबादी में सबसे ज़्यादा 90% किसान लोग थे। कौन थे? किसान लोग, जिनका प्रतिशत सबसे ज़्यादा था 90%। लेकिन उनके पास ज़मीनें ना के बराबर। अब आप सोचोगे क्यों? क्योंकि 60% ज़मीनें अमीर और कुलीन वर्गों के पास थी, चर्च के पास थी। तो ज़्यादा ज़मीनों पर अमीर लोगों का कब्जा, किसानों के पास कम ज़मीन लेकिन उनकी आबादी ज़्यादा। यानी मुश्किलें भी किसके पास ज़्यादा हैं? किसानों के पास, गरीबों के पास। और प्रथम 2 जो स्टेट थे उनको कुछ विशेषाधिकार भी मिले थे। कैसे अधिकार? विशेषाधिकार, जो उनको जन्मजात मिलते थे, जन्म से ही मिल जाते थे। अगर कोई प्रथम स्टेट में पैदा हुआ या कोई द्वितीय स्टेट में पैदा हुआ, किसी अमीर के घर पैदा हुआ, तो उसे जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार मिल जाते थे। जो कि गलत है या सही? बिल्कुल गलत है। जन्म से ही किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए। इसके साथ ही जो वहाँ पर टैक्स लगाए जाते थे वो केवल तृतीय स्टेट वाले लोग भरते थे। कौन से लोग भरते थे? तृतीय स्टेट वाले। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट दोनों को टैक्स देने से मुक्ति थी, यानी कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना था, बल्कि उल्टा वो लोग भी टैक्स लेते थे। यानी तृतीय स्टेट को, राजा को तो टैक्स देना ही देना है, उसके साथ साथ उन्हें चर्च को भी टैक्स देना है और उसके साथ साथ उन्हें कुलीन वर्गों को भी टैक्स देना है। यानी उनकी कंडीशन और ख़राब। तो जो चर्च को वो लोग टैक्स देते थे उन्हें टाइद कहते थे। टा-ई-द यानी धार्मिक कर। कैसा कर? धार्मिक कर। और जो कुलीन वर्ग को वो लोग कर देते थे उन्हें सामंती कर कहते थे। जो अमीर लोग टैक्स देते थे उनको सामंती कर कहते थे। इसके साथ साथ राजा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लेता था। कैसा कर लेता था? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष कर होता था उसे टाइल कहते थे। क्या कहते थे? टा-ई-ल। प्रत्यक्ष कर को टाइल कहते थे। किसे दिया जाता था? राजा को दिया जाता था। और अप्रत्यक्ष कर जैसे तम्बाकू, नमक, इन सब पर अप्रत्यक्ष कर लगता था। यानी कि इन सारी घटनाओं से हमें क्या पता चल रहा है कि जो तृतीय स्टेट के लोग हैं उन्हें बहुत सारे कर देने पड़ते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है एक समाज में। सारा बोझ यही लोग वहन कर रहे थे, इन्हीं को सारा कर देना पड़ रहा था। इसके साथ साथ
हुआ क्या कि जो फ्रांस की जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही थी। फ्रांस की जनसंख्या भी बढ़ रही थी, जैसे आज भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो 1789 तक जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो गई। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी फ्रांस की, उतनी तेज़ी से वहाँ पर उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। जितनी मांग थी उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। आपूर्ति मतलब जितनी लोगों की डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब अगर उतनी सप्लाई नहीं होगी तो चीज़ों की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे? मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी। मान लीजिए कि एक एरिया में 10 किलो आटे की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ 5 किलो ही आटा है, तो उस 5 किलो आटे का रेट क्या हो जाएगा? ज़्यादा, क्योंकि मांग कम है और सप्लाई कम है और मांग ज़्यादा है। तो कुछ यही कंडीशन कहाँ की थी? फ्रांस की। वहाँ के लोग पाव रोटी खाते थे और इस कारण से वहाँ पाव रोटी की कमी हो गई और पाव रोटी की कीमत आसमान छूने लगी और लोग पाव रोटी भी खरीद नहीं पा रहे थे। सोने पे सुहागा ये हुआ कि वहाँ पे सूखा और अकाल पड़ गया। सूखे और अकाल के कारण हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। 18वीं सदी में आते आते फ्रांस में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। लोअर मिडिल क्लास लोग, एक तरह से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ये मध्यम वर्ग बना कैसे? ये मध्यम वर्ग में होते कौन लोग थे? मध्यम वर्ग में पढ़े लिखे लोग होते थे और ये अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे आए थे और इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर संपत्ति बनाई थी। जैसे इन्होंने व्यापार किया, ऊनी और रेशमी उत्पादन किया, ऊन का उत्पादन किया, रेशम का उत्पादन किया और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई। इन जो पढ़े लिखे लोग थे तिब्बत स्टेट में, जब उन लोगों ने सोचा कि सारा खर्चा हम तिब्बत स्टेट को उठाना पड़ रहा है और प्रथम और द्वितीय स्टेट क्या कर रहे हैं? मौज मार रहे हैं, उनको कोई भी खर्चा नहीं उठाना पड़ रहा और सारी सुविधाएं वही लोग ले रहे हैं। तो इन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, इस तरह से किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। योग्यता के आधार पर जितना जो योग्य है उस आधार पर ही उनकी हैसियत समाज में होनी चाहिए। ऐसा कौन कह रहा था? ऐसा मध्यम वर्ग कह रहा था। ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि मध्यम वर्ग उस समय तक जागरूक था, पढ़ा लिखा वर्ग था। इसी समय फ्रांस में एक और घटना हुई कि वहाँ पे कुछ अच्छे विचारक आए जिन्होंने अपने विचार दिए, जैसे कि रूसो, जॉन लॉक वगैरह। जॉन लॉक ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात की, रूसो ने उसको आगे बढ़ाया और इसके साथ ही वहाँ पर लॉक ने, जो विचारक था, उसने बोला कि जो राजा को देवीय माना जाता है, कि राजा देवीय शक्ति का अवतार है, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो राजा की निरंकुश शक्तियाँ हैं, जिस पर कोई अंकुश नहीं है जनता का, राजा जो चाहे वो कर सकता है, लॉक ने उसका भी विरोध किया। और इसके साथ ही साथ समाज में व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, मध्यम वर्ग का उदय हो गया था। जो विचारक थे वो भी इस व्यवस्था का विरोध कर रहे थे और इसके साथ साथ वहाँ पर पाव रोटी जैसी चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी। इन सब के बीच में एक उड़ती खबर ये आई कि राजा फिर से टैक्स बढ़ाने वाला है। तो जब जनता को पता चला कि राजा फिर से टैक्स बढ़ा रहा है तो उनका गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया और वो आग बबूला हो गए। वो आग बबूला होकर जनता ने क्या किया, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।